नमस्कार दोस्तों, आज बिहार दरोगा की सीरीज 3 का सॉल्यूशन करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसलिए आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। ऑप्शन का भी सॉल्यूशन किया जाएगा। एक एक कर प्रश्न पे आते हैं, आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है कि 25 जून 2021 को ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह के बारे में जानेंगे कि हैं कहाँ के, तो जालंधर के हैं। और जालंधर में खास करके कोट कला गांव के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, क्योंकि ये 1942 की घटना है। 1942 की घटना है जब जयप्रकाश नारायण और उनके 5 साथी के साथ जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भागकर एक आंदोलन का और स्वरूप तैयार किया था, जिसको भूमिगत आंदोलन कहते हैं, में भाग लिया था। अच्छा, भूमिगत आंदोलन में इनके साथ एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साथ थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हाल ही में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान शुरू किया गया। अब देश में जो व्यापक और भ्रामक जो टीकाकरण को लेकर जो लोगों के बीच संशय है, उसको दूर करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्री, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्री, ठीक है, ये श्री मुख्तार अब्बास नकवी जो है, इन्होंने एक स्लोगन दिया था। उस स्लोगन का नाम है जान है तो जहान है। इसमें इन्होंने सहयोग के लिए कुछ संगठन को साथ लाए थे, जो कि गैर सरकारी संगठन थे, खास करके शैक्षणिक संगठन थे, गैर सरकारी संगठन थे, महिला एवं स्वयं सहायता समूह के संगठन इसके साथ काम कर रहे हैं। एक मिनट से थोड़ा सा इसको, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और संभावना बन रही है इस प्रश्न को एग्जाम में आने का, तो इसको हम देखेंगे विस्तार से। एक मिनट सर, इसको चलिए, तो सबसे पहले ओलंपिक की बात कर रहे हैं। ओलंपिक का आयोजन प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए विभिन्न खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं भी इसके लिए दे दिए हैं। तो ओलंपिक की बात करें तो पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ओलंपिक में जो आधुनिक ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना बात करें तो 1894 में हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन की बात करेंगे, खेल की आयोजन, या ये भी कह सकते हैं कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन, तो ये आयोजन हुआ था 1896 में। अब इसी में देख लीजिए कि ये ओलंपिक, इस खेल का नाम ओलंपिक क्यों हुआ था। जब ये पहली बार खेल आयोजन हुआ था खेल का, तो उस समय ओलंपिया पर्वत पे ये खेल का आयोजन होने के कारण इसे ओलंपिक नाम दिया गया। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यालय भी आवश्यक है। इसका मुख्यालय है लोसाने आप लोग जानते हैं, लोसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। चलिए, इसमें एक प्रश्न और भी आने की अपार संभावना है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। हालांकि ये इसका सर्वप्रथम आयोजन ग्रीस कहिए या यूनान कहिए, यूनान में आयोजन हुआ था, खास करके यूनान के एक एथेंस नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है, इसका आयोजन। और एक प्रश्न और आपसे इससे संदर्भित पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ। तो दोस्तों ये 1924 में हुआ था। अब इसके बारे में भारतीय ओलंपिक में
भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ट्रांसजेंडर की बात करें तो ये दो बातें इनकी याद रखिए कि ये 2013 से पहले पुरुष वर्ग में खेलते थे, पुरुष वर्गों में खेलते थे। ठीक है, 2015 के बाद ये इंटरनेशनल ओलंपिक संघ में ट्रांसजेंडर नियम आया था दोस्तों, और उसमें इंग्लैंड से वुमेन टीम में शामिल हुए, महिला टीम में शामिल हुए इंग्लैंड से। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो ट्रांसजेंडर जो है ओलंपिक में भाग लेने वाले, ये कितने किलो वेट में इनका सिलेक्शन हुआ है? तो 87। चलिए, ये है लॉरेन हावर्ड। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख के इसको अध्ययन कीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर का प्रश्न है। इसमें हवाई लेजर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो ये कौन से देश ने परीक्षण किया था? तो यहाँ पे इजराइल के रक्षा मंत्री के सहमति से इजराइल की जो सेना है उन्होंने इसका परीक्षण किया था। और ये परीक्षण जो किया था लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण, इसमें एयरबॉर्न लेजर गन की मदद लिया गया था। मैं लिख दे रहा हूं, एयरबॉर्न लेजर गन का मदद लिया गया था। कई बार टेस्ट भी किए गए थे। इसमें जो ड्रोन विमान के लिए एक नियम भी बन गया कि लाइसेंस लेना पड़ता है। ड्रोन विमान को इस लेजर ड्रोन है, इसकी मदद से ड्रोन विमान को नष्ट किया गया था, क्षतिग्रस्त किया गया था, कह सकते हैं कि मार गिराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि जवानिंग खदान कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी अफ्रीका की बात करेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो जानते हैं कि जिसको अफ्रीका महादेश को अंध महादेश भी कहा जाता, कम विकसित होने के कारण। और ये दक्षिण अफ्रीका के एक खास स्थान आप जान लीजिए, बोत्सवाना। यहाँ से जो है इस खदान से लगभग ये एग्जैक्टली है 1098 कैरेट वजन का एक हीरा प्राप्त हुआ है, जो कि 2 हफ्ते बाद वहां के राष्ट्रपति मोगवेत्सी मासिसी को भेंट दे दिया गया था। लेकिन इस हीरा को जो है किस कंपनी के द्वारा प्राप्त किया गया? तो कंपनी का नाम याद रखना जरूरी है, देवस्वाना डायमंड कंपनी। देवस्वाना डायमंड कंपनी, याद रखिएगा, कंपनी। एक प्रश्न जो सब में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें यह है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा ये मिला है। इस प्रकार ये हीरा उत्पादन में अग्रणी हो गया। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना से प्राप्त हुआ है। और बोत्सवाना देश हीरा के सबसे बड़े उत्पादक देश है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप सही आंसर मारेंगे बोत्सवाना। आशा करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्नों की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए, कार्बन क्रेडिट अवधारणा विकसित हुई है। कार्बन क्रेडिट अवधारणा विकसित हुई थी। अच्छा, ये एक सम्मेलन जिसको प्रोटोकॉल कह सकते हैं उसके द्वारा हुआ था। इसके बाकी ऑप्शन भी अति महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि एक वर्ष था 1997। ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, ये क्योटो एक शहर का नाम है मित्र, शहर ये जापान का एक शहर है क्योटो, वहां सम्मेलन हुआ था जिसमें कार्बन क्रेडिट दिया गया था कि, और इसमें खास करके कौन से देश कितने कार्बन का उत्सर्जन करेंगे वो इस पर निर्भर करता है, उसी के द्वारा ये क्रेडिट की जाती है। और ये पर्यावरण सुरक्षा से भी है। अच्छा, इसके और भी ऑप्शन है जिसका हम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। अर्थ समिट, ये VVI प्रश्न है जिसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसकी बात करेंगे तो अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में हुआ था, जिसमें 172 देश भाग लिए थे। और ये पर्यावरण रक्षा से है, अर्थ समिट किया गया था। ये वर्ष भी पूछा जाता है। एक और आपके बीच जो महत्वपूर्ण है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ओजोन परत जो है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को से हमारी रक्षा करती है।
तो ये ओजोन परत कहीं कहीं छिद्र होता दिख रहा है, इतने पोल्यूशन है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, सीएफसी का अधिक उपयोग हो रहा है, तो उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये तय किया गया था कि कौन सी देश कितने ओजोन संरक्षण पे काम कर रहा है। आप पेड़ पौधे लगा के ओजोन परत का संरक्षण या ओजोन संरक्षण कह सकते हैं, इसके लिए जो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, जो आगे की क्वेश्चन में आया है आपके इसमें। अनुसूचित जनजाति का सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? तो सॉरी, सबसे बड़ी आबादी है। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो इसका सीधा सा आंसर है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, इसके सही आंसर होंगे मध्य प्रदेश। आप लोगों के बीच स्क्रीन पे है मध्य प्रदेश। ये जनजाति में देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, खास करके जनजातीय प्रदेश मध्य प्रदेश में है। और इसमें विश्व में या भारत की बात की जाए तो गोंड जो जनजाति है सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। चलिए आगे। विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया गया, इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्त असम। इसका सही आंसर होगा असम। आप लोगों के बीच मैं इसके बारे में बता दूं कि असम में जो विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड फील्ड जो ट्रायल किया गया, ये भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका पहल किया गया। भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका पहल किया गया। जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में, और खास करके उस प्रयोगशाला का नाम याद रखिएगा, पुथुपल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, पुथुपल्ली और कोट्टायम में ये विकसित किया गया था। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर जो है गुवाहाटी में रबर बोर्ड के सरुतारी अनुसंधान फॉर्म में लगाया गया। ये लगाया किस फॉर्म में गया? फॉर्म का बारे में पूछेगा तो आप बताएंगे सरुतारी अनुसंधान फॉर्म में लगाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मित्र। देखिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब देखिए, आर्य जो आए थे, सबसे ऐसे बहुत सारा विवाद है, लेकिन मैक्स मूलर को आधार मान के हम जब पढ़ते हैं, मैक्स मूलर के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आर्य मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से के 3 क्षेत्र में चले गए, एक आपका यूरोप के भाग में चले गए थे, और एक चले गए थे ईरान के भाग में, और एक टुकड़ी भारत आए थे। भारत में भी आए थे, तो ये कहाँ बसे थे? आर्य शब्द की बात करें, आर्य मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है भाई? श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ, या आप कुलीन भी बोल सकते हैं, उच्च कुल के लोग, ठीक है, आर्य का ये मतलब होता है। अब आर्य भारत आए थे, तो भारत में सबसे पहले जिस स्थान पे ये बसे थे उसको सप्त सैंधव स्थान कहते हैं। सप्त सैंधव स्थान, इसका मतलब होता है 7 नदियों वाला स्थान, जो कि आप उत्तरी भारत में आप अध्ययन कर सकते हैं, स्थित है। और ये आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय के बारे में पूछ रहा है भाई, तो आर्य देखिए, आर्य जो है खास करके मैक्स मूलर के थ्योरी के हिसाब से आर्य यहाँ पशु के चारागाह के लिए आए थे, और आर्य का मुख्य व्यवसाय भी था पशुपालन। इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। आर्य, एक बात और इसमें जानने वाली बात है कि आर्य द्वारा, जब भारत में आर्य आए थे, तो आर्य द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई थी, जिसको एक सभ्यता विकसित भारत में की गई, जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक सभ्यता। अच्छा, वैदिक सभ्यता का पीरियड क्या है भाई? 1500 बीसी से 600 बीसी याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, 800 बीसी में लोहा का आविष्कार हो जाता है। लोहा का आविष्कार होने के बाद कृषि का काम शुरू हो जाता है। वैदिक काल को भी 2 भाग में बांट देते हैं, ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 बीसी, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? आपको पता होगा कि खिलाफत आंदोलन का भारत से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं था। इसका मेन विवाद का कारण था तुर्की का खलीफा पद। तुर्की का जो खलीफा पद को लेकर उसका विवाद हुआ था, और उसके जो सहयोगी शक्ति थे, और विशेष करके ब्रिटेन
ब्रिटेन की बात करेंगे, ब्रिटेन में ब्रिटेन के खिलाफ जो है इस्लाम का, मुस्लिम का समर्थन व्यक्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। आपको ये नाम नहीं देके, हालांकि इसका सही आंसर होगा कि मोहम्मद अली और शौकत अली सही आंसर होगा, लेकिन आपको ये बात पता ही होना चाहिए कि कभी कभी ये नाम नहीं देके अली बंधु दे देता है, अली बंधु, यही तो भाई को अली बंधु कहते हैं, जो कि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किए थे। ये संभवतः महाराष्ट्र क्षेत्र से यहाँ से शुरुआत किए थे इसके, और ये 1920 ईस्वी के मध्य इसको प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की एक बात और जान लेनी चाहिए, थोड़ी सी आप जान लीजिए कि ये जो शौकत भाई हैं, शौकत अली, ये कॉमरेड नाम के एक समाचार पत्र का, इसी आंदोलन के दौरान समाचार पत्र का क्या किए, प्रकाशन किए थे, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, किस वर्ष तक बौने ग्रह के आकार वाला मेगा धूमकेतु शनि ग्रह को पार कर सकता है? तो इसका तो डायरेक्ट आपको याद रखने होंगे, कोई विश्लेषण नहीं है। 2021 तक ये खगोलीय निष्कर्ष के द्वारा ये तय किया गया कि 2021 तक जो है ये जो है शनि को क्या करेगा, धूमकेतु पार कर लेगा, कॉमेट पार कर लेगा। मेगा धूमकेतु ने हाल ही में सौर मंडल में ये प्रवेश किया है, हाल ही में हमारे सौर मंडल में प्रवेश किया, सौर मंडल में प्रवेश किया। ये सूर्य से होते हुए गुजरेगा, सूर्य के रास्ते से गुजरेगा। और इसकी बात करेंगे, इस कॉमेट मतलब धूमकेतु की चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई मेरे मित्र ये 100 से लेके 370 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ देखिए, पिछले 100 वर्षों में विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में कौन पहले स्थान पे आ रहा है? माफ कीजिएगा, आ रहे हैं। और ये हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे इंडियन, ये रिपोर्ट पहले कौन सा जारी करता है, कौन ऐसी संस्थान है जो ये रिपोर्ट जारी करती है कि कौन ज्यादा दानदाता हैं? तो ये आप कौन से रिसर्च है, तो रिसर्च का नाम पूछेगा तो हुरून रिसर्च, ठीक है, एडेल गिव फाउंडेशन द्वारा ये तय किया जाता है, ये तय किया गया। और ये 100 वर्ष के अंतराल में जो सबसे ज्यादा दानदाता में, आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन है? टाटा ग्रुप के फाउंडर जो है जमशेद जी टाटा पहले स्थान पे रहते हैं, ये नाम याद रखिएगा, जमशेद जी टाटा पहले स्थान पे आते दानदाताओं की श्रेणी में। अच्छा, ये दान कितना दिए भाई साहब, ये भी महत्वपूर्ण है। तो 102.4 अरब डॉलर। चूंकि ये इंडिया में प्रश्न बनेगा तो हो सकता है कि ये इंटरनेशनल भाषा में ना देके इंडियन भाषा में दे, इसको कन्वर्ट करके आप ये भी याद रखने होंगे कि 7.57 लाख करोड़, इसको कन्वर्ट करेंगे डॉलर को इसमें, तो इतने दान दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये पहले स्थान तो आपने पढ़ लिया, कौन सही आंसर होगा? जमशेद जी टाटा। और ये एग्जाम में दूसरा प्रश्न यदि दूसरा स्थान पूछ दे, सेकंड पोजीशन पूछ दे आपसे, तो आप हमेशा याद रखिएगा बिल गेट्स एंड मेलिंडा फ्रेंच गेट, बिल गेट्स एंड द फ्रेंच गेट्स, ये संस्था जो है ये दूसरा स्थान पे दानदाताओं की सूची में रहे थे। इतना पर्याप्त है इसके लिए। आगे की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। इनके प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना की। यदि आप दरोगा के अभ्यर्थी हैं और बिहार दरोगा के लिए आप समर्पित हैं, तो ये बात याद रखिए कि ये समाज वाली जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। फिर से प्रश्न आप लोगों के बीच पढ़ता हूं कि किनके प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना की। यदि अपने कंधों को तपती हुई तारा सितारा से सुशोभित करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को पूरी गंभीरता के साथ अध्ययन कीजिए।
इसमें आपको विवाद आएगा। इसमें इस प्रश्न को लेकर बहुत सारा संशय आपके मन में बना रहेगा, तो संशय को हम दूर कर दें कि ये प्रार्थना समाज जो है, सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। प्रार्थना समाज का पोस्टमार्टम करते हैं। इसको स्थापना किया गया था 1867 ईस्वी में। अच्छा, ये समाज का स्थापना किस लिए किया गया था? हर बात लिखना आवश्यक नहीं है, आप सुन भी लें। जाति प्रतिबंधों को हटाने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए ये प्रावधान किया गया था। ये किससे प्रेरित होके किया गया था? तो याद रखिएगा, केशव चंद्र से प्रेरित होके। लेकिन मेरे मित्र, यहाँ पे कभी कभी संस्था का नाम पूछ देता है कि किस संस्था से प्रेरित होके ये प्रार्थना समाज बना है, तो आप याद रखिएगा, ब्रह्म समाज जो थी उससे प्रेरणा लेके ये समाज बना। आदमी का नाम पूछेगा तो केशव चंद्र। चलिए, वैसे कुछ समाज के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले राजा राम मोहन राय, जो आप ऑप्शन नंबर ए नंबर में है, इन्होंने दो समाज, इनका अति महत्वपूर्ण है। एक है आत्मीय समाज। आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 1815 ईस्वी में। दूसरा, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना ये 1828 ईस्वी में किया था। 1828 ईस्वी में ये राजा राम मोहन राय को भारतीय, मतलब ये अग्रदूत भी, आधुनिक भारत के जन्मदाता अग्रदूत, बहुत कुछ बोलते हैं इनको। आधुनिक जागरण के पिता भी इनको बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़े जो है समाज सुधारक के रूप में ये देखे जाते हैं। इन्होंने सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में हटाया था। इस योगदान के लिए भी इन्हें जाना जाता है। एक और समाज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक समाज है वेद समाज। भाई मेरे, वेद अलग होता है, देव अलग होता है। वेद समाज भी एक अलग था और देव समाज भी था। जिस समाज, वेद समाज की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना होती है 1867 ईस्वी में। इसकी स्थापना करते हैं केशव चंद्र सेन। ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन। चलिए, एक और समाज एग्जाम में पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है, डेट भी आप याद कर लें, नहीं तो ये जरूर याद करें कि ये संस्था का स्थापना किन्होंने किया था। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किए थे मेरे भाई, ये ज्योतिबा फुले किए थे। ज्योतिबा फुले बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र, इसको गंभीरता से लीजिए। चलिए, एक और समाज आता है, ये तो जानते ही होंगे आप लोग संभवतः, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? इसका डेट पूछा जाता है, तो 1875। ठीक है। और इस आर्य समाज के प्रवर्तक, संस्थापक कौन है? तो दया राम सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक हैं। और एक यहाँ बोले थे कि जब वेद समाज है तो एक देव समाज भी होगा। मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ देव समाज, आपको कंफ्यूजन करेगा एग्जाम में, इसलिए दोनों चीज को एक साथ लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। देव समाज जो है ये 1887 में फाउंडिंग हुआ है इसका। और इसका शिव नारायण अग्निहोत्री याद रखिएगा आप। देव समाज, भगवान देव को क्या अग्नि से प्रसन्न किया जाता है? अग्निहोत्री। आप शिव नारायण अग्निहोत्री, ये याद रखिएगा। इतनी जानकारी आपको एक प्रश्न से मिलते हैं। आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पे। इसमें कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर पहले ये जान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय। ये खुशहाली रिपोर्ट में जो शामिल किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय शामिल किया जाता है। मेरे मित्र, प्रति व्यक्ति आय आप कैसे निकालेंगे? आप सीधा सा करेंगे कि कुल उस कंट्री का जो इनकम है, टोटल इनकम जो है, उसमें टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देंगे, तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल के आपके सामने आएगा। ये गरीबी के आकलन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान है। अब देखिए, गरीबी रेखा में ज्यादा ये सोना है, ठीक है, उत्पादन है, कीमत है, सारा चीज है, लेकिन ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा
तो अब प्रति व्यक्ति आय इसका मुख्य कारण होगा। एक चीज और जान लीजिए कि जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गरीबी आकलन के लिए कौन सी समिति बनाई गई, तो याद करिए भारतीय जो है एक क्रिकेटर का नाम याद कर लीजिएगा, तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, तो गरीबी आकलन से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ, जुलाई 2021 में भारतीय सेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। ये संयुक्त अभ्यास जो आयोजित किया गया, यहाँ पर उस ऑप्शन को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अदन की खाड़ी है, इसका सही आंसर होगा। लेकिन मेरे मित्र ये अदन की खाड़ी अरब सागर में ही है, तो ये अरब की खाड़ी लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ अरब की खाड़ी में ही है। यहाँ पे खास करके ये अदन की खाड़ी और एक लाल सागर, लाल सागर के बीच एक जल डमरू मध्य है, जल डमरू मध्य है, जोड़ने वाली जो सोती है वो जल डमरू मध्य कहते हैं। और वो उसकी लंबाई है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मात्र है, और उसका नाम है बाब उल मांडेब। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, बाब उल मांडेव ये बताया जा रहा है आपको। और ये जो खास करके स्थित आपको किसी देश की तुलना में आप बात करेंगे तो याद रखिएगा ये यमन और सोमालिया के बीच में स्थित है, सोमालिया के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये आपके सामने साइंस के सेक्शन फिजिक्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन विकिरण में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन, एक बात आपको कंफ्यूजन के लिए बता देते हैं कि जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसकी बाकी सारा चीज कम होता है। ठीक है, आप तरंग दैर्घ्य देख लीजिए, प्रकीर्णन कम होगा। तो तरंग दैर्घ्य में ये ऑप्शन हम लोग के सामने नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और स्क्रॉल किया जाए, प्रश्न और ऑप्शन दोनों एक साथ। ठीक है, ओके। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले विकिरण की बात किया तो ये जानिए, ये एक्स किरण, वाई किरण, सॉरी अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण, ये सब जो किरण है ना, ये है एक प्रकार के प्रकाश चुंबकीय किरण बोलते हैं, किरण। और ये जो यात्रा करता है ये अनुप्रस्थ तरंग भी बोल सकते हैं। ये क्योंकि प्रकाश के वेग से चलता है, और प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये जानते हैं इसके बारे में। और ये इसके लिए एक बात और जान लीजिए, जितने भी इस प्रकार के किरण चुंबकीय किरण है तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे मैं पहली बात करूं तो एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, तो इसका एक हम रे बना के दे देते हैं आपको। जो ये गामा किरण है, ये इसका जो है तरंग दैर्घ्य कम होगा एक्स किरण से, और एक्स किरण का कम होगा अल्फा किरण से, अल्फा रे से, और अल्फा किरण का कम होगा बीटा किरण से। और इसके साथ एक चीज और जान लीजिए, एक चीज ये जानना है कि ये एक्स किरण, सबसे पहले तो आप देख लीजिए एक्स किरण क्या हो गया, ये गामा किरण का क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य कम है। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य कम है। अब देखिए कलर में पूछेगा तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है और प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग की है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो प्रकीर्णन सबसे अधिक है। अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण ही आप देखें यातायात में खतरों के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात ये देखें कि ये गामा किरण की खोज किसने किया, ये भी पूछा जाता है। हेनरी बेकुरल, ये याद रखिएगा। दूसरा, एक्स किरण की खोज किसने किया जाता है, रोएंटजन ने एक्स किरण की खोज की। चलिए, अब ये अल्फा किरण के बारे में जानकारी नहीं है, इन्हीं को जानकारी नहीं है। चलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा पराबैंगनी किरण की बात कर लेते हैं। पराबैंगनी किरण की बात करते हैं।
इसका जो खोज किए थे रीटर महोदय ने किए थे, रीटर। ठीक है, अब बात करते हैं एक दृश्य। ये एग्जाम में पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन भी है, लोग से बनते भी नहीं है, स्टूडेंट छोड़ के आते। दृश्य किरण और इसका न्यूटन सही आंसर हो जाएगा। इतने जानकारी आपको इनसे मिलते हैं। अच्छा, जिसका तरंग ज्यादा है तो भाई मेरे भेदन क्षमता भी उसका अधिक होगा। भेदन क्षमता क्या होगा मित्र? अधिक होगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम प्रस्थान करते हैं। आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में दक्कन पास जो है, दक्कन बोला जाता है, दक्कन पास के मध्य स्थित है। अच्छा, इसे एक प्रश्न पूछा ही जाता है हमेशा, तो ये आप तो याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन है दक्षिण एवं लिटिल अंडमान। अच्छा, लिटिल को ही लघु बोल देता है, शब्दों को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिण लिटिल अंडमान में ये बात करते हैं कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है। और इसमें द सिस्टर द्वीप और लिटिल अंडमान के उत्तरी भाग जाएंगे तो भाई दोनों के बीच में लगभग 21.9 मीटर की न्यूनतम गहराई के साथ ये मेंशन स्ट्रेट दक्कन पेसिस शाखा है। और इससे रिलेटेड कुछ एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग के पास देख लीजिए, इसी से रिलेटेड मैं जोड़ दूं। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो मालदीव, मालदीव से मिनिकॉय, 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 मालदीव मिनिकॉय क्या डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से लेकर मिनिकॉय सही आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल की मेरे भाई बात करेंगे तो छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान, इसी को लिटिल अंडमान मेरे भाई, और लिटिल या लघु अंडमान कहते हैं। अंडमान, अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार। अब लगले एक बात और जान लीजिए आप लोग मेरे शेरा, ये 38 38 डिग्री समांतर रेखा, समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच, सॉरी कोरिया, कोरिया के बीच जो है 38 डिग्री समांतर रेखा है। 49 डिग्री समांतर रेखा की बात करते हैं। 49 डिग्री समांतर रेखा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। इस प्रकार से ये आप लोग के सामने प्रश्न थे। चलिए थोड़ा सा और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर, माफ कीजिएगा, चलिए इसको मिटा दूं, बेस्ट इस बात को। चलिए कह रहा है कि लौह तत्व में सर्वाधिक निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ समृद्ध है? देखिए इसमें तो सीधा सा एक ही मतलब है कि जो हरी साग सब्जी है उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, लोहा अधिक पाए जाते हैं, हरी साग सब्जी। लेकिन इसको एग्जाम को ध्यान में रखे, ये जो है सेब इसका सही आंसर होगा। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसका सही आंसर सेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20, चलिए सॉरी माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 20 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। स्क्रॉल नहीं हो रहा, माफी चाहूंगा। हाँ चलिए, इब्राहिम राइसी, इब्राहिम राइसी कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इब्राहिम राइसी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईरान। इसका ईरान सही आंसर है, इसका विश्लेषण में ज्यादा कुछ है नहीं। तो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं मेरे भाई। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत फंसाएगा। मेढक के श्वसन क्रिया किसके माध्यम से होती है? ये 21 नंबर क्वेश्चन है। हालांकि मैं बात करूं ना तो ये मित्र मेढक जो श्वसन क्रिया करती है 3 तरीके से करती है। 3 तरीका में आपका फेफड़ा, फेफड़ा और त्वचा से, त्वचा कलोम भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, त्वचा से ये क्या करते हैं? श्वासन करते हैं, फेफड़ा से श्वासन करते हैं। कभी कभी आपको मुंह के अंदर अस्तर शब्द दिया रहेगा, मुंह के अंदर अस्तर, अस्तर। तो अपने पढ़ने की स्तर को और स्टैंडर्ड कीजिए, इस बार स्टार लगनी चाहिए, कलम से क्रांति लानी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा द्वारा, तो फेफड़ा है। गल्फर द्वारा, तो गल्फर नहीं है। आइए आइए इसके ऑप्शन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके ऑप्शन में है त्वचा द्वारा और
त्वचा द्वारा, सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच, ऐसे तो आंसर दो आ रहे हैं इसके। ऐसी परिस्थिति जब आप लोग के सामने आता है तो एग्जामिनर आपसे यही सिर्फ जानना चाहता है, कि ये जानना चाहता है कि त्वचा के द्वारा आप जानते हैं कि नहीं जानते, तो मैं त्वचा के साथ जाऊंगा, त्वचा सही आंसर इसका है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि 22 नंबर आपके सामने है। इसमें कह रहा, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा स्पर्श नहीं करती है। मेरे भाई, यहाँ से सिक्किम से भारत की स्थिति को बनाते हुए हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर म्यांमार की स्थिति है। ये म्यांमार है जो कि भारत से अलग होकर बना है, तत्कालिक नाम बर्मा था मेरे मित्र। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश उससे संपर्क बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश बनाएगा तो नागमणि, नागालैंड भी बनाएगा, मणिपुर भी बनाएगा, मिजोरम भी बनाएगा मणिपुर के साथ सीमा। और बता देते हैं कि इसके साथ कौन सीमा नहीं बनाएगा, तो ये बीच वाला जो भाग है, ये जानते हैं कि असम है, असम इसके साथ सीमा साझा नहीं करती है। दूसरा एक और, ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है त्रिपुरा, वो भी मेघालय के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 22 का सही आंसर मेरा मित्र क्या हो जाएगा, 22 का सही आंसर होगा असम। असम म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो याद करिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर क्या करता है, साझा करता है। त्रिपुरा भी याद रखेंगे, तो ये नहीं करता, और असम भी नहीं करता। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर है। हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, आपके बीच है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए किस मिशन को मंजूरी दिया है। मिशन को मंजूरी किस उद्देश्य से दिया है मेरे मित्र, ये मिशन का पहले नाम आप याद कर लीजिए डायरेक्ट, तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है, सफलता का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ये महासागरों में जो संसाधन है उसको खोजने के लिए ये किए गए, ये मिशन संसाधनों के लिए गहरे महासागर में खोजने के लिए ये मिशन चलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसमें जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए भी, एवं साथ में तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा आप समझ रहे हैं कोयले से प्राप्त होता है, ईंधन से प्राप्त होता है, तो तापीय ऊर्जा की सोर्स का पता लगाने के लिए इन्होंने डीप ओशन मिशन का प्रारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पे, जून 2021 में जल शक्ति मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस गैस का ग्लेशियर होगा लेक एटलस जारी किया है। इसका जो बेसिन है वो सही आंसर हो जाएगा गंगा रिवर बेसिन। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपके सामने है डी। चलिए इसका सही आंसर डी, और कुछ विशेष है नहीं इसमें। उस संगठन का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जून में भारत के गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल का अध्ययन जारी किया है। ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसके बारे में आपको जानने होंगे, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं, नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में एक बात जान लीजिए कि इसका जो स्थापना हुआ था वो योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। ये मोदी जी के द्वारा किया गया था, योजना आयोग के आधार पर स्थान पे नीति आयोग। और ये जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी याद रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके 3 ऑफिसर्स का नाम या संचालक का नाम याद रख लीजिए। पहला अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष इसके कोई भी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री वही इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। ये मोदी जी, माननीय मोदी जी हैं इसके अध्यक्ष। दूसरा उपाध्यक्ष की बात करेंगे और तीसरा सीईओ की बात करेंगे तो अमिताभ कांत। कुछ लोग खुश हो जाइए जिनका नाम राजीव कुमार है, क्योंकि इसका जो उपाध्यक्ष है वो राजीव कुमार ही है, राजीव कुमार। तो नीति आयोग इसका अध्ययन किए थे। चलिए नीति आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। चमड़े के उद्योग में किस पौधे के उत्पादन का उपयोग किया जाता है। इसका सीधा याद रख लीजिए, टैनिन जो है चमड़ों के उद्योग में इस पौधे के उत्पादन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट, पत्ते के लाल रंग
पत्ते का लाल रंग, हरा रंग, पीले रंग निम्नलिखित में किस कारण है? देखिए एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, आप पहले की तरह यदि पढ़ते रहे तो दुनिया आगे निकल चुकी है, ठीक है। जिस हिसाब से बोर्ड बदल रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, या क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड आ रहा है उसको अध्ययन करके आप अध्ययन कीजिए। कल तक आपसे पूछा जाता था कि पत्ती का रंग हरा, हरा किसके कारण? तो ये क्लोरोफिल के कारण पूछा जाता था, कि जो कि बच्चों को पता है। लेकिन पूछा जा रहा लाल, नारंगी, पीले किसके कारण होते हैं? तो इसका कैरोटेनोइड जो है सही आंसर है, कैरोटेनोइड, या कैरोटीन भी देगा आपको, सही मार दीजिएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए ये तना का थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। यहीं पे दो उत्तक भी होते हैं, संवहनीय उत्तक, संवहनीय उत्तक होते हैं, जिसको बोलते हैं जाइलम, जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम, फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि पृथ्वी के जड़ के माध्यम से, पौधे के जो जड़ रहते हैं उससे पृथ्वी में जो जल की मात्रा होती है अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाना, ये जाइलम का काम है। और मिनरल्स जो होता है, मिनरल्स भी इसके साथ, समझ रहे हैं, ठीक है ना, मिनरल्स और जल दोनों। और खाद्य पदार्थ की बात करेंगे तो फ्लोएम इसको पूरा करता है। मेरे भाई जाइलम हमेशा भूमि से पानी लेके पत्तियों तक पहुंचाता है। ये एक संवहनीय उत्तक है, ठीक है, जो कि जल प्रदान करता है। उसके बाद जो सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ता है तो यही जल जो है ऑक्सीजन के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये भी पूछा जाता है कि पत्तियों को जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो जड़ से प्राप्त होता है। फ्लोएम से पेड़ पौधे को भोजन की प्राप्ति होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में भोजन बनाया जाता है तो इसके माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से पूरे वृक्ष में जो है वो क्या होता है, फ्लोएम के माध्यम से भोजन पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। सौर ऊर्जा के कारण क्या है? आप लोग जानते ही होंगे कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है। इसका कारण है इसमें एक संलयन प्रतिक्रिया, संलयन प्रतिक्रिया इसका सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, दो शब्द आपके पास सामने आते हैं, एक आता है संलयन मेरे मित्र, एक संलयन आता है, एक आपके सामने आता है विखंडन। तो संलयन क्या होता है, बहुत सारे देखिए जुड़ के एक का बनना संलयन होता है, और विखंडन होना, टुकड़ों में बंटना क्या होता है, ये विखंडन का काम करता है, विखंडन। अब यहाँ पर नाभिकीय, न्यूक्लियर की बात करते हैं, नाभिकीय संलयन प्रश्न बनते हैं और नाभिकीय विखंडन बनते हैं। अच्छा, नाभिकीय संलयन पे आधारित एक बम है, उस बम का नाम है हाइड्रोजन बम, याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम याद है मेरे मित्र, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करती है, ठीक है। एक परमाणु बम जो नागासाकी हिरोशिमा पर 9 अगस्त को नागासाकी और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो गिराया गया था, उसमें जो बम का प्रयोग किया गया था परमाणु बम, परमाणु बम जो है बम, ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे आधारित है। अब इसमें जो परमाणु बम बने हैं वो भी नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों होता है। यदि नियंत्रित है तो उस बिजली भी उत्पादन इससे कर सकते हैं। यही बम गिराया था जापान पे, गिरा था जापान के सीमा पे, नागासाकी 9 अगस्त को हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध को आप याद रख लीजिए। 39 से 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक, 45 में युद्ध की समाप्ति होती है, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिरा था। 9 अगस्त को जो लिटिल बॉय गिरा था, लिटिल बॉय नाम का बम गिरा था, और 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैट मैन गिरा था, फैट मैन नाम का बम गिरा था। एक चीज इसमें और भी आपको जानना है कि परमाणु संलयन प्रक्रिया के कारण जो ये प्राप्त होता है ऊर्जा, इसमें क्या होता है आप जानते हैं मेरे मित्र, पूछा जाता है, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य में अधिकांश भाग क्या है, तो सूर्य का अधिकांश भाग 71% भाग हाइड्रोजन है मेरे मित्र, और उसके बाद जो है कितना परसेंट बच जाता है, 21%, 29% ना, तो इसमें लगभग 27% जो है सिर्फ इनर्ट गैस हीलियम है। हाइड्रोजन हीलियम के संलयन से ही ये क्या करता है, निरंतर प्रकाश एवं ऊर्जा एवं उष्मा प्राप्त होता रहता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत बोलेंगे तो नाभिकीय संलयन बोलेंगे। 71% हाइड्रोजन होता है, 27% हीलियम होता है। हीलियम गोताखोर भी प्रयोग करते हैं, हीलियम के साथ ऑक्सीजन मिला लेते हैं। चलिए, पूरे ब्रह्मांड में कौन सा गैस सबसे ज्यादा है, तो उसको याद रखिएगा, नाइट्रोजन सबसे
अधिक है। ठीक है, नाइट्रोजन आप ये भी पूछा जाता है कुरकुरे में जो है कौन सा जो गैस बढ़ा जाता है, तो नाइट्रोजन आप याद कर लीजिएगा। चलिए, नाइट्रोजन वायुमंडल में भी 78% आप लोग जानते हैं कि ये है, 21% का है ऑक्सीजन है, ये बात आपको याद रखने हैं। और इसमें एक चीज और जान लीजिए कि ये कैसे संलयन होता है भाई मेरे, तो हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रोटॉन सूर्य के कोर और फ्यूज के कठोर भाग से टकराता है, और जिससे जो है टकरा के एक हीलियम परमाणु बनाता है। यही संलयन की प्रक्रिया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे है 29 नंबर क्वेश्चन है कि पानी के टैंक में कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ कवक के जगह कीटाणु भी दे सकता है, तो आप याद रख लीजिएगा कि 29 नंबर का सही आंसर होगा CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसका सही आंसर है। इससे जब ये इस्तेमाल करने वाली बात आती है तो भाई मेरे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिंक फास्फाइड। ठीक है, ये चूहा मारने का दवा है मेरे मित्र, बहुत बार पूछा जाता है कि चूहा मारने के लिए किस दवाई का प्रयोग करते हैं, तो ये याद रखिएगा। भारत सरकार भी इसका निर्धारण करता है कि अपने देश में कितना इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए नाइट्रिक एसिड का क्या हो जाएगा, HNO3। ठीक है, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई मेरे, ZnSO4 ना, और मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4 सही आंसर है। चलिए आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, किसानों को मिट्टी आधारित फसल मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किस संगठन ने आत्मानवीर कृषि ऐप विकसित किया है। भाई मेरे यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिए, आत्मनिर्भर है, थोड़ा सॉरी माफी चाहते हैं, आत्मनिर्भर। ठीक है, कृषि ऐप है, और ये जो शुरुआत किया गया है ये टेक महिंद्रा द्वारा किया गया है, पहले इसको ठीक कर लिया जाए। आत्मनिर्भर कृषि ऐप विकसित किया गया। ठीक है, ये ऐप जो मोबाइल सॉफ्टवेयर ये क्यों विकसित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, और इसको उद्देश्य क्या है, और किसके द्वारा किया गया, तो याद इसका सही आंसर होगा टेक महिंद्रा, माफ कीजिएगा, टेक महिंद्रा द्वारा ये किया गया आत्मनिर्भर कृषि ऐप। ठीक है, ये टोटल कितने भाषा में होगा, ये आत्मनिर्भर कृषि ऐप जो कितने भाषा में होगा, टोटल 12 भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में ये उपलब्ध होगा। खेती संबंधित जानकारी देगा, मौसम की पूर्व सूचना देगा। ऐसे इस खेती संबंधित और मौसम संबंधित जानकारी के लिए किसानों को अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती थी, ऐप्स का सहयोग लेना पड़ता था। एक ऐसा सॉफ्टवेयर का विकसित किया गया जिसका नाम आत्मनिर्भर कृषि ऐप है, जिसपे सारे किसान के रिक्वायरमेंट्स पूरे किए जाएंगे, जानकारी दिए जाएंगे। ये टेक महिंद्रा द्वारा किया गया एक सुंदर पहल है, जिसमें 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध किए जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उपनिरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पे रखा जाता है। दोस्त जब ये प्रश्न पढ़ते हैं तो आंख से आंसू आ जाता है, क्योंकि भारत वो दिन कभी भूल नहीं सकता है कि आपको याद रखा है, भारत के लिए वो काला दिवस भी है कि और ये हमारे भारत में ऐसे सैनिक जो है पुलिस प्रशासन बल हैं जो कि नक्सली उग्रवादी आतंकवादी से लड़ने में सक्षम है, उसमें खास करके अपने प्राण को निछावर करके तुकाराम ओम्बले ने। आपको एक घटना याद होगा, 26/11 की घटना जानते हैं, कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। इस दिन पूरा भारत रोया था, भारत के पड़ोसी मुल्क रोए थे। ठीक है, ये 26/11 में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे, उसमें ये जो है आतंकवादी अजमल कसाब साहब, देखिए आतंकवादी अजमल कसाब। ठीक है, इस नाम से तो घृणा करते ही होंगे बच्चे जितने भी इंडियन है। ठीक है, अजमल कसाब को पकड़ने के लिए अपना जीवन ये दांव पे लगा दिया था, तुकाराम ओम्बले साहब ने दांव पे लगा दिए थे। ठीक है, ये सहायक उपनिरीक्षक के पद पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब जब दो कूदने वाली मकड़ी का खोज हुआ है। देखिए, कोई देश में आप देख लीजिए, अमेरिका हो चाहे भारत हो, किसी भी देश में जब किसी नए प्रजाति नए जीव की जब खोज होती है, किसी महापुरुष के सम्मान में उसका नाम रखा जाता है।
आप देखिए द्विनाम पद्धति जो पढ़े थे साइंस में, वो द्विनाम पद्धति क्या होता था, वंश का नाम, जाति का नाम और उसके बाद खोदकर्ता का नाम। लेकिन नहीं मित्र, अब जो होता है ना कि हमारे जो भारतीय साहसबाज जैसे तुकाराम ओमले जैसे लोग को मान सम्मान और लोगों को इस क्षेत्र में आके और काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए जो है ऐसे नाम रखे जाते। तो उस मकड़ी का नाम जो है उन्हीं के सम्मान में नाम रखा गया। इसकी 2 प्रजाति है, उस प्रजाति का नाम, उस मकड़ी का नाम आप याद रखिएगा, इसियस तुकारामी, इसियस तुकारामी, तुकारामी भाई उस मकड़ी का नाम है, ठीक है। और एक और प्रजाति उसी के साथ खोजा गया, उसका नाम है फिंटेला, फिंटेला चोलकी, चोलकी फिंटेला चोलकी, 2 नाम याद रखने होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे है 32 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह बताया जा रहा है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि पर राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एनडीसी, इसको बोलिए एनडीसी, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। एक बात बताते हैं, इसका उद्देश्य क्या था मेरे मित्र। एनडीसी का उद्देश्य था कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना या योजना जो पंचवर्षीय योजना का नींव रखी गई थी, उसको विकास और मार्गदर्शन और सही रास्ते का निर्धारण करने के लिए इसको जो है एनडीसी की स्थापना की गई थी। और इसका स्थापना आप लोगों के सामने है, कहीं ऑप्शन दिखाया जाए, ऑप्शन दिखाया जाए, इसका सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आप लोग के बीच एक ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन 6 अगस्त 1952, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952, इसको एनडीसी की स्थापना की गई थी, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को मार्गदर्शन, उद्देश्य और सलाह के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। भारत में आपातकालीन उपयोग लाइसेंस प्राप्त करने वाले mRNA, फिर से जानिए mRNA टीका कौन सा है। इसका सही टीका है mRNA वैक्सीन जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर। अब स्पुतनिक है किस देश की वैक्सीन है, तो आप जानते हैं रूस है। सिनोवैक किस देश की वैक्सीन है, तो आप लोग जानते हैं कि ये चीन की वैक्सीन है, ठीक है। देखिए ये जो वैक्सीन चल रही थी, ये एक अन्य नाम से चलाया जा रहा था यूएसए में चलाया जा रहा था। यूएसए में इसका नाम था स्पाइके-1, इस नाम से चला, इस ब्रांड से ये चलाया जा रहा था mRNA 1273, इस वैक्सीन का नाम है। और ये जानते हैं ये बहुत ही प्रभावशाली है मेरे मित्र, 94% प्लस लिख लीजिए, इतने प्रभावी है, ठीक है। और इसको जो है मॉडर्ना वैक्सीन, भारतीय फार्मा, देखिए इसको कौन लाया, भारतीय जो कंपनी लाया उसका नाम है फार्मा कंपनी है, कंपनी, ठीक है, मॉडर्ना वैक्सीन, ठीक है। और फार्मा कंपनी का नाम क्या है, आप लोग जानते होंगे, सिप्ला को जानते हैं, सिप्ला कंपनी जो है इसको लिया है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गाम्बिया क्या है, केंद्रीय 34 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कार्मिक प्रशासन एवं शासन सुधारों के नवीकरण और भारत के किस गणराज्य के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। ये एक देश है गाम्बिया, इसको मंजूरी दी गई है। ये एक द्विपक्षीय जो है समझौता है, जिसमें कि प्रशासन से लेकर शासन और कार्मिक सुझाव एवं सुधार के लिए जो है ज्ञापन सौंपा गया। ये द्विपक्षीय समझौता है, इसकी मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच जो शासन सुधार एवं मजबूत को बढ़ावा देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 आपके एग्जाम में आएंगे, क्यों आएंगे, इसकी सीधा से तर्क है कि जब जो पश्चिम बंगाल की घटना हुई ममता देवी के साथ, आप जान ही रहे ना, तो अपने ही सीट से हारने वाली जो घटना आई थी, तो उसको लेकर जुलाई 2021 तक भारत में कुल कितने विधान परिषद हैं, ठीक है, विधान परिषद। देखिए जिस प्रकार से भारत के संसद में, संसद जब बोलते हैं तो राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, ठीक है।
उसी प्रकार से राज्य में बहुत सारे राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि विधानसभा जिस प्रकार से विधानसभा जिस प्रकार से लोकसभा है उसी प्रकार से विधानसभा है, जिस प्रकार से राज्यसभा है उसी प्रकार से विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद। इसके जो सदस्य होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसके बारे में जानिए कि ये विधान परिषद वाले एक दरवाजा है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। आप चाहे विधानसभा से चाहिए या विधान परिषद से जाइए। ऐसे में सवाल आता है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है नहीं। अब सवाल ये भी आते हैं कि कुल कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, कुल मिला के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 6 ऐसे राज्य है जो कि विधान परिषद काम करती है 6 राज्यों में। और विधान परिषद में ऑप्शन की ओर जाएं तो देख लीजिए ये सब 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपके सामने मैं बता दूं। चलिए, ये 6 राज्य में विधान परिषद है। ममता दीदी इसकी गुहार लगा रही है कि उसके राज्य में भी विधान परिषद होने चाहिए, जो संकट इस बार उनके सामने आया था। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आप ये जानिए कि कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है। सबसे पहले हिंदी भाषी राज्य बिहार की बात कर लीजिए, बिहार, शॉर्ट में लिख देता हूं मेरा भाई, बिहार। दूसरा याद कर लीजिए हमारे पड़ोसी राज्य यूपी। तीसरा याद कर लीजिए महाराष्ट्र। चौथा याद कर लीजिए एपी, आंध्र प्रदेश, एपी दैट मीन्स। उसके बाद 5वां तेलंगाना और छठा जो है कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद की सुविधा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद होती है तो विधान परिषदों की कुल संख्या कितने हो जाएंगे मेरे मित्र? 7। चलिए, जुलाई 2021 में सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले कौन बने हैं? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इससे खुशी मिलती है ये न्यूज जानकारी पढ़ के। सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर ये जो बन गए थे, अभी ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। फिर से याद रखिए, सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। और इनकी उम्र कितनी है? तो भाई मेरे इनकी उम्र है महज 12 साल। ये डिक्लेरेशन कब आपके बीच आया था शतरंज के बारे में? तो 30 जून 2021 में ये निर्धारित हो गया। ये किसको पीछा छोड़ते हुए? देखिए, न्यू जर्सी के टीम से हैं अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। लेकिन 2002 में आप याद कीजिएगा कि 2002 में एक खिलाड़ी थे जिनका नाम GM सारगोई, लिख लीजिए GM सारगोई नाम अट नहीं रहा है, कारजाकिन JM सारगोई कारजाकिन, जो कि ये थे मेरे मित्र 12 साल 7 महीना, जिनका रिकॉर्ड 12 साल 7 महीना का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, ठीक है। किसने तोड़ा? अभिमन्यु मिश्रा ने तोड़ा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है 37 नंबर। पंचायती राज संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापना करने को कहा गया? पंचायती राज, ये बात याद रखिएगा, पंचायती राज में ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। जब पंचायती राज की बात करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था जब आती है ना, पंचायती राज की जब व्यवस्था आती है तो द्वि स्तर का आता है, एक त्रिस्तर का आता है, ठीक है। बलवंत राय मेहता याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता याद रखिएगा। अशोक मेहता की बात करेगा तो ये हो गया द्विस्तरीय, और बलवंत राय मेहता की बात करेगा तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल जो ड्यूटी है, जो DPSP है, माफ कीजिएगा, DPSP भाग 4 DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। उसमें आर्टिकल 40 है जो पंचायती राज की स्थापना किससे संबंधित है। इसके और भी आर्टिकल हैं जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, थोड़ा सा जान लीजिए।
चलिए, और पंचायती राज की बात करेंगे तो भाग 4 में फिर उसको जो है संविधान के प्रावधान के अंदर संशोधन करके भाग 9 में शामिल किया गया था, जो कि ये पंचायती राज जो है ये किसकी, देखिए 3 सूची 7वीं जो अनुसूची में शक्ति की बंटवारा के लिए शक्ति के बंटवारा के लिए 7वीं अनुसूची में 3 भाग में बांटा गया था, एक समवर्ती सूची, ठीक है, संघ सूची और एक राज्य सूची। तो ये जो है पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है, याद रख लीजिएगा। समवर्ती संघ सूची पर केंद्र कानून बनाती है, राज्य सरकार पर सिर्फ राज्य बनाती है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों बनाती है। यदि राज्य सरकार बनाया, केंद्र सरकार एक ही कानून बना दिया तो राज्य केंद्र सरकार की कानून प्रभावी हो जाते हैं। इसमें एक बात और जान लीजिए, ये आर्टिकल 48 जो है ये कृषि और पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, याद रख लीजिए, से संबंधित है। 26 नंबर ये करता है आर्टिकल 26, हालांकि आपको 25 ही धर्म की आजादी शुरू कर देती है देना, तो 26 में ये बताया गया कि धर्म कार्य का प्रबंधन, मदरसा चला सकते हैं, धर्म कार्य का प्रबंधन जो है आपके हाथों में रहेगा, ये आर्टिकल 26 में वर्णन मिलता है। अच्छा, इसके बारे में क्या कहना है आर्टिकल 51 के बारे में, इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति की बात गुहार लगाई गई है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अब 51 आया और 50 नहीं पढ़ी है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 50 ही आर्टिकल 50 बहुत बार पूछा गया है। इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया आर्टिकल 50 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात ये जान लीजिए, पंचायती राज संशोधन अधिनियम की जो बात करेंगे, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात है ये, ठीक है, जिसमें 243 को आधार मानकर भाग 9 में ये जोड़ा गया, बाद में 11वीं अनुसूची बना दिया गया, जिसमें 29 विषय को शामिल कर दिया गया था। चलिए आइए 38 नंबर क्वेश्चन। भारत के वन संपदा अधिकार किसके पास होता है? देखिए, वन का पूरा अधिकार भाई उस राज्य के उस वन की लकड़ी को बेचने का पूरा अधिकार राज्य सरकार को होता है। वन क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश भी वन क्षेत्र में अग्रणी है, क्षेत्रफल के बात करेंगे तब। चलिए आगे, आप यहाँ पर जरूर गलत मारे होंगे, जो टेस्ट दिए होंगे, इस बात को समझिए, कंफ्यूजन आपके मन में इस प्रश्न को लेकर बना होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बिल्कुल 100% सही आंसर है भोपाल। 90% मेरे मित्र देहरादून माने होंगे। अच्छा, ये बात जान लीजिए कि देहरादून में बहुत सारे चीज का मुख्यालय है। क्या क्या चीज का मुख्यालय है जान लीजिए। ONGC का मुख्यालय है, पहली बात जान लीजिए। भारत सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय भी देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान का भी मुख्यालय भाई मेरे, संस्थान का मुख्यालय भी देहरादून है। अब भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का, भारतीय पेट्रोलियम का भी मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कह रहा है कि अस्थमा देखिए गला एवं नली में होने वाली एक बीमारी है, जो कि फंगस या फंगल ऑप्शन दिया है, तो वो सही कर लीजिए, इसमें कुछ विशेष है नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बताए थे बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, जीवाणु और एक विषाणु, ठीक है, विषाणु। देखिए आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली बीमारी और वायरस से होने वाली, वायरल या वायरस से होने वाली बीमारी जो है भाई एग्जाम में ये पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, यही दोनों से पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए इसको। हमने इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है, जीवाणु से बीमारी होती है, उसका एक ट्रिक जो कि आपको साधारण आसानी से ट्रिक किसी भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। इसमें किसी जाति भेद को अपमान करने के लिए उद्देश्य नहीं बोला गया या ट्रिक बनाया नहीं गया, आपको चीजों को आसान करने के लिए बनाया गया। उस ट्रिक का नाम है पंडित जी का टिक न्यू है, पंडित जी का टिक न्यू है, ठीक है। इसका फिर एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, यही इससे बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाली बीमारी है, इसको एक्सप्लेन करके आप लोग देख लीजिए, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। वायरस से होने वाली बीमारी, रेखा हमें हिट करके
करके पोइचे, पोइचे, पोइचे मतलब ब्रैकेट में पीछे लिख लीजिए समझने के लिए, छोड़ गई, छोड़ गई, ये ट्रिक है वायरस से होने वाली बीमारियों का। मैं अगले वीडियो में, समय की बाध्यता को ध्यान में रखकर मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगले वीडियो में करूंगा। बहरहाल आप इंटरनेट पे इसको सही कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्र? फंगस, फंगल। चलिए, हाँ, भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक सागौन का वन पाया जाता है? सिर्फ वन की बात किया तो मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। वन क्षेत्र की बात करेगा तब मध्य प्रदेश होगा, वन घनत्व की बात नहीं करेगा, वन क्षेत्र की। और सागौन की बात कर रहा है, सागौन वन की बात कर रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश मेरे मित्र। शुष्क, शुष्क सागवान, शुष्क सागवान वन की बात करेगा तो भाई मेरे राजस्थान सही आंसर होंगे। नेक्स्ट आपके सामने प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप जान लीजिए कि प्रथम, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। अच्छा, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बच्चा बच्चा को पता है, जिम कॉर्बेट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल, नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, जो है प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन आपको जानते हैं 72, 73 दोनों कोई भी दे सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 72, 1972, 73 में, 72 में लाया गया था, उस पर काम 73 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, और ये टाइगर देखिए भारत में ही सर्वाधिक टाइगर है। और टाइगर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम से आता है। पहले तो टाइगर का नाम क्या है? ये टाइगर को क्या कहते हैं? भारत का या राष्ट्रीय पशु बाघ है। टाइगर का वैज्ञानिक नाम एग्जाम पूछता है, ऑप्शन देगा कि बताइए किसे राष्ट्रीय पशु कहते हैं, तो यहाँ पर बाघ थोड़ी ना देगा आपको, टाइगर थोड़ी ना देगा, वहां पर पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस, टिग्रिस इसका, टिग्रिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसी की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, इसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। और टाइगर के क्षेत्र में भी बात करेंगे कि टाइगर कहाँ पाया जाता है, तो आप याद कर लीजिए, बंगाल टाइगर का नाम सुने क्रिकेट टीम में, तो वो टाइगर इसी टाइगर से लिया गया। यहाँ पर बंगाल में आप देख लीजिए, खास करके जो सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है, सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है, वहां पे टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, उसी के नाम पर बंगाल टाइगर रखा गया। ठीक है। अच्छा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर याद कर लीजिए, गिर शेर के लिए भाई मेरे, शेर के लिए, शेर के लिए। ठीक है, शेर के लिए गिर है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 जून को जानते हैं कि भारत पूरे विश्व को योग से परिचय करवाया था, और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको क्या किया जाता है? 21 जून योग दिवस पर सूर्य की लंबी किरण कौन सी रेखा पर होगी? अब दो मजेदार बातें हैं मेरे मित्र, चलिए इसको समझने के लिए एक ग्लोब का निर्माण करते हैं, ग्लोब एक निर्माण करते हैं, माफ कीजिएगा यदि गोल नहीं बन पाए तो। चलिए ये, अच्छा ये जानते हैं भाई, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, और ऊपर होने चाहिए, ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है। ठीक है, और यहाँ पर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर है मकर रेखा। मेरे मित्र ये मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, ये विषुवत रेखा। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं, विषुवत रेखा बोल दीजिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल दीजिए। भाई मेरे होता क्या है कि ये कर्क रेखा पर 21 जून को, ठीक है, 21 जून की घटना क्या होता है कि सूर्य उत्तरायण होते हैं, सूर्य उत्तरायण होते हैं, तो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर सूर्य विचलन करते हैं। जब करते हैं तो ये कर्क रेखा पर सूर्य की कोण लंबवत पड़ती है, सूर्य की प्रकाश सीधी आती है, तो दिन, स्वाभाविक सी बात है कि उस दिन क्या होता है? दिन बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध पर। ये सही आंसर है, कर्क रेखा पर, ये सही आंसर है। ये घटना कब होता है? 21 जून को। लेकिन यही बात जब जाड़े के दिन आ जाती है, हम लोग इधर देखते हैं उत्तर भारत में खास करके, तो इधर देखते हैं ये मकर रेखा है, मकर रेखा पर क्या होता है कि जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो मकर रेखा पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है, क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, और ये 23 डिग्री पर झुकी हुई है, ये मकर रेखा पर क्या होता है? सीधा प्रकाश पड़ता है। और ये कब पड़ता है मेरे भाई?
22 दिसंबर को पड़ता है। जिस समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं उसको मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति आप लोग 14 जनवरी को मनाते हैं, इसको कहते हैं कर्क संक्रांति, कहते हैं संक्रांति। ये याद रख लीजिएगा। तो इसका प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा सही आंसर? मकर रेखा, सॉरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक और देखा जाए 21 जून को, 21 जून को हो जाएगा कर्क रेखा, ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रैपिक ऑफ कैंसर्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन हाँ, यहाँ पर आप हमारे बीच देख लीजिए, माफ कीजिएगा, ये कर्क रेखा हो जाएगा ट्रैपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना, ये यहाँ पर लंबत पड़ती है। इसी के दिन को आधार मान के 21 जून को मनाया गया क्या? योग दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीधा सीधा रट्टा मारिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन की सुरक्षा के लिए क्या किया गया था? इस दिन बैठक किया गया था। चलिए यहाँ पर 5 जून आपके सामने आ रहे हैं, तो बच्चा जानता है। ठीक है, इसमें पढ़ने वाले कुछ युवा बच्चे के पिता भी होंगे। तो देखिए, ये 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 5 जून को, ये आप जानते हैं, इसलिए ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा? पर्यावरण दिवस से आना होगा, तो आएगा कि इस वर्ष इसका थीम क्या था। थीम बहुत पूछा जाता है, ये प्रचलन हो गया थीम पूछने का। जैव ईंधन, ईंधन का बढ़ावा देना। ठीक है, 5 जून को। ठीक है, आइए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है मेरे मित्र, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और भू अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है आपको याद है? आप पाकिस्तान की सरकार से घृणा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो है आवाम से आप घृणा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी एक से एक महापुरुष हैं जिससे लोकप्रिय इंडियन ज्यादा पसंद करते हैं, वो मलाला यूसुफ जई, जो कि जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार है, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की बालिका है। मलाला यूसुफजई का नाम दर्ज है। ये 15 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला दिवस किस लिए मनाया जाता है? कि बाल अधिकार संरक्षण के लिए पाकिस्तान में जो इन्होंने काम किया उसको याद करके मलाला दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले नोबेल प्राप्त करता है। आगे आइए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ओजोन परत में सबसे अधिक छिद्र कहाँ पाया जाता है? ये छिद्र कहाँ पाया जाता है? देखिए, इसका सीधा आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका प्रदेश। यहां से क्या होता है? ओजोन परत में छिद्र पाया जाता है। दुनिया के सभी वैज्ञानिक इस बात से चिंतित हैं, क्योंकि ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। ये पराबैंगनी किरण पाई कहाँ जाती? कहां से? ओजोन परत जो है, एक ओजोन परत हमको कैसी रक्षा करता है? देखिए यहाँ पर भाई कोई बॉर्डर ही नहीं बना दिया भगवान जी, बॉर्डर ही नहीं बनाया, तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरण आती है पृथ्वी पर, ठीक है, उसको ये ओजोन परत रोकता है। ओजोन परत में जब छिद्र हो जाएगा तो पराबैंगनी किरण आने लगेगी। जब पराबैंगनी किरण आने लगेगी तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा, चर्म रोग होने लगेगी, आंख से अंधा भी हो सकती है, आंख की रोशनी भी जा सकती है, इन प्रकार की बीमारियों। ये समाज और पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। और ये अंटार्कटिका प्रदेश में क्या होता है? स्पष्ट देखा जा सकता है छिद्र, और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसको रफ्ू करने में लगे हुए हैं। चलिए आइए ओजोन परत जो होता है खास करके आप आगे बात करते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रस्तुत है। मौसम की घटनाएं वायुमंडल की किस भाग में स्थित है? देखिए, वायुमंडल की, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात नहीं करेंगे, देखिए आप कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं मेरे मित्र। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करते हैं तो एक सियाल सीमानी पे होता है, आप इसी को बात कर लेते हैं। लेकिन ये वायुमंडल का रहा भाई मेरे, वायुमंडल और पृथ्वी अलग है। वायुमंडल में 5 परत होते हैं, और जिस परत जो सबसे पहले जो वायुमंडल का परत है, वो वायुमंडल का जो सबसे पहला परत है वो है क्षोभ मंडल। जितनी भी मौसम की, क्षोभ मंडल का इंग्लिश गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश पे नहीं जाइए, माफी चाहता हूं इंग्लिश वाले छात्रों के साथ। कि देखिए क्षोभ मंडल की बात करते हैं
तो क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो कहाँ घटती है, तो क्षोभ मंडल में घटती है। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा समताप मंडल, उसके ऊपर हो जाता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में ही ओजोन परत पाए जाते हैं मेरे मित्र। समताप मंडल की बात करते कहीं है समताप मंडल, समताप मतलब एक समान ताप है। तो यहाँ पर वायुयान जो हमारी उड़ान भरती है, वायुयान, उसको उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है समताप मंडल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मध्य मंडल आता है तीसरा, उसके बाद एक आयन मंडल आता है, आयन मंडल आता है। आयन मंडल से ही आप मोबाइल, टीवी, रेडियो जितने भी उपकरण चला रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आयन मंडल से ही आती है। समय समय पर यहाँ झंझावात आते हैं जिससे आपके नेटवर्क में भी प्रॉब्लम होते हैं। जितनी भी रेडियोई क्रिया है जैसे मोबाइल, टेलीविजन जो भी है, ये घटना कहाँ से घटती है, आयन मंडल से घटती है। और एक फिर पांचवा मंडल बहिर्मंडल हो जाता है, एक्सोस्फीयर कहते हैं उसको इंग्लिश में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के बीच है, कारगिल किस केंद्र शासित प्रदेश, इसको कैसे आप बोल सकते हैं कारगिल, क्योंकि ये प्रश्न क्यों पूछा गया, आप जानते हैं कि आर्टिकल 3 जो ये जम्मू कश्मीर को का जो विशेष राज्य की दर्जा जब से खत्म हुई है, ठीक है, तब ऐसे तो जम्मू कश्मीर सही आंसर थी, लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर, लेकिन आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विभाजन करके, भाई जान लो कि भारत में अभी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है, 8। राज्यों की संख्या बात करेंगे तो 28 है। पहले राज्यों की संख्या 29 थी, जो कि जम्मू कश्मीर घट के अब 28 बन गई है। वो जम्मू कश्मीर में जो है क्या किया गया, 2 केंद्र शासित बना दिए गए। जैसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, उसको 2 बनाने से क्या हो गया, 9 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया, उसको एक करने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, लद्दाख है, और लद्दाख में ही कारगिल पाया जाता है। लद्दाख में कुल 2 जिले हैं, ठीक है, जबकि जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, ठीक है। दोनों यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज। अब फिलहाल चर्चा चल रहा है राज्य की दर्जा देने के लिए। अच्छा, एक सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम थोड़ा सा याद कर लीजिए कि इंदिरा गांधी को याद कर लीजिए, सिक्किम याद हो जाएगा। 22वां राज्य बना था सिक्किम पहली बार, कब बना था, 1975 में ये सिक्किम बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 49 में, आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये सीधा मतलब याद रखिए, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय से संबंधित है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें एक सेबी आता है, सेबी के बारे में जान लीजिए। स्टॉक एक्सचेंज की बात जानते हैं आप, बुल जो सांड प्रतीक है उसका, ये भी जानते हैं। ये सेबी का काम क्या है, आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, उसके धोखाधड़ी से आपको क्या करता है, रक्षा करता है। लेकिन सेबी का मुख्यालय कई बार पूछा जा चुका है मेरे मित्र, ये मुंबई है सेबी का मुख्यालय, और इसकी स्थापना होता है 1952 में, सेबी का स्थापना होता है। चलिए आइए, और एक बात और है कि यहाँ पे मंत्रालय की बात की गई है, तो यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है, वित्त आयोग। वित्त आयोग अगले 5 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए क्या करता है, राज्य को दिशा निर्देश देता है कि किस क्षेत्र में कैसे वृद्धि करना है, उसके लेके वित्त आयोग की स्थापना की जा रही है। अभी जो वित्त आयोग चल रहा है किस क्रम की चल रही है, 15वीं वित्त आयोग चल रहा है। 15वां वित्त आयोग सर जानते हैं कौन है, एनके सिंह है, और एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आएगा, लेकिन जानते हैं इसकी कोई भरोसा नहीं है कि 14वां वित्त आयोग के बारे में पूछता। वाईवी रेड्डी है, वाईवी रेड्डी याद कर लीजिए, वाईवी रेड्डी मेरे मित्र। चलिए आगे, इसमें से भी हो गया, नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर प्रस्थान करते हैं, अर्धशतक की ओर आ गए हैं आप लोग, पानी पी लीजिए। हाँ चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किस लिए विख्यात है, ये क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। तो पहली बार ये राष्ट्र गीत गाया गया था, पहली बार जो है राष्ट्र गीत गाया गया था, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। भाई मेरे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको पता है कि इसमें 90% लोग ये क्या किए होंगे, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में कंफ्यूजन हो गए थे। देखिए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही राष्ट्रगीत गाया गया,
कलकत्ता अधिवेशन में ही राष्ट्रगान गाया गया था, लेकिन अधिवेशन दोनों अलग था। 1896 के अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया था, जिसको वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम की जो बात करते हैं वो राष्ट्रीय गीत हुआ। जनगण मन की बात करते हैं वो राष्ट्रगान हुआ। भाई मेरे, राष्ट्रगान जो गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए राष्ट्रगीत से संबंधित पहले प्रश्न को पोस्टमार्टम करते हैं। राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में थे। वंदे मातरम गीत को क्या गया, ये गाया गया। और इसको लिया कहाँ गया? तो आनंद मठ से, आनंद मठ से लिया गया मेरे मित्र, आनंद मठ से लिया गया। कब? इसकी बात है 1882 में लिया गया इसे। और ये इसका जो वैल्यू है राष्ट्रगान के समान है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत संविधान सभा द्वारा, और संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन थी? इस दिन इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए ये राष्ट्रगान की रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर ऑप्शन देगा, क्योंकि उस समय उसको ठाकुर कहते थे। ठीक है, तो राष्ट्रगान की गाया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात एक चीज और है कि भारत के अलावा एक और कंट्री का इन्होंने राष्ट्रगान गाया था। ठीक है, अमार सोनार बंगला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। अमार सोनार बंगला वो किसके द्वारा रचा गया है? तो आप जान लीजिए, टैगोर साहब या ठाकुर साहब के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर सोल्यूशन शॉर्ट में ये इसके बाद खींच देंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, निपटा देंगे सर 15 मिनट में। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में आइए कि कह रहा महात्मा गांधी ने द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की कहाँ प्रकाशित किया गया था? जहां वो प्रताड़ित हो रहे थे वहीं पर उन्होंने क्या किया? नेशनल हेराल्ड नाम की समाचार पत्र को ये लाए थे। अब महात्मा गांधी द्वारा जो भी समाचार पत्र लाए गए थे उसमें इंडियन ओपिनियन, नाम सुन लीजिए मित्र, इंडियन ओपिनियन था, लिख लीजिए। दूसरा नाम है नवजीवन समाचार पत्र जो है गांधी जी के द्वारा लाया गया था। यंग इंडिया लाया गया था। और हरिजन जो है समाचार पत्र, ये गांधी जी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं। देखिए शेरशाह सूरी ने बंगाल से कहां तक ग्रैंड ट्रंक रोड की सड़क का निर्माण करवाया? देखिए भाई साहब, यह शेरशाह सूरी जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण जो है नहीं, अपितु इसके सुधार एवं उसको मरम्मत करने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। ये कब किया था? ये याद रखिएगा 16वीं सदी में किया था मेरे भाई। ये कहां से कहां तक किया था तो इसके बारे में आप याद कर लीजिए। हालांकि ये जो शेरशाह सूरी जो किया था वो पूर्वी बंगाल से लेकर ये किए थे पेशावर तक। पेशावर सही आंसर होगा, पेशावर तक किए थे। लेकिन ग्रैंड ट्रंक का रोड 4 देशों से गुजरता है मेरे भाई। बांग्लादेश से गुजरता है, भारत से गुजरता है, पाकिस्तान से गुजरता है और अफगानिस्तान से गुजरता है। अफगानिस्तान के काबुल तक ये जाता है। इसको जानते हैं, पहले के काल में इसको उत्तरापथ भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे है। यदि स्पीड ज्यादा हो रही है, इसका सही आंसर ऑप्शन दिखाया जाए। ऑप्शन पेशावर, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए यदि आपको स्पीड लग रहा है तो इसको प्ले को जो है कम मात्रा में करके स्पीड को कम करके आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक प्रदूषण नहीं है? तो यहाँ 53 का आप लोग सही आंसर मारे होंगे, स्वच्छता की कमी, ये सामाजिक प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, भारत में कौन से प्रधानमंत्री सबसे कम अवधि, भारत में कौन से प्रधानमंत्री सबसे कम अवधि के लिए जो है सबसे कम अवधि के लिए पद पे रहे थे? मौका मिलेगा तो मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा भाई। 17 दिन के लिए आप जानते हैं कि हमारे देश में हादसा हुआ था, 1963 की घटना है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या हो गया, देहांत हो गया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने गुलजारी लाल नंदा ने 17 दिन तक मात्र प्रधानमंत्री का काम किया। उसके बाद उसके स्थान पे लाल बहादुर शास्त्री आ गए थे। गुलजारी लाल नंदा सही आंसर है। और सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और एक दिन भी सदन में कदम नहीं रखने वाले प्रधानमंत्री पूछेगा तो चौधरी चरण सिंह याद रखिएगा। युवा प्रधानमंत्री पूछेगा तो ये राजीव गांधी को याद कर लीजिएगा। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं।
चलिए, निम्नलिखित सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। कुछ लोग कहते त्याग दे दिए, कुछ लोग कहते बर्खास्त कर दिए थे। तो ये 55 का सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सही आंसर आप लोग कर लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उस समय आईएएस नहीं होता था, यूपीएससी नहीं होता था, यूपीएससी आईसीएस होता था भाई। इसका इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे, जिसको आप बदल के यूपीएससी या आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर प्रस्थान करते हैं मेरे मित्र। 56 नंबर गरम दल के नेता हमारे सामने आएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? भाई गरम दल के नेता ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो क्या थे? कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। बार बार पूछा जाता है। और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम महिला एनी बेसेंट हैं। और भारतीय महिला बात करेंगे तो इंदिरा गांधी भी बनी है। ठीक है, इसका सही आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, जो कि सही आंसर है, कभी नहीं बने थे। ठीक है, लाला लाजपत राय को याद कर लीजिए कि 7 कमीशन वापस जाओ। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से भी इसे जाना जाता है और इन्हें जाना जाता है। और इनके एक लाठी लगने से क्या हो गया? इनकी डेथ हो गई थी। चलिए, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। एनी बेसेंट जान लीजिए कि समाज सेवी थे। ठीक है, आइए, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? किस अधिवेशन में प्रयोग किया गया था? भाई अधिवेशन की बात करेगा ना तो ये 1905 में एक अधिवेशन हुआ था। ये कलकत्ता अधिवेशन 1905 में। ये क्या किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि स्वराज आंदोलन ही शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन इसी समय होता है मेरे मित्र। तो जब बंगाल विभाजन हुई तो स्वराज और भारतीय समान को बढ़ावा देने के लिए ये स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ये 1905 ईस्वी में किया गया था। टारगेट 1906 का लिया गया था, ये याद कर लीजिएगा। सूरत अधिवेशन आपके सामने है। सूरत अधिवेशन हम लोग के लिए सही नहीं था, याद कर लीजिए। सूरत अधिवेशन जो हमको याद करना है वो 1907 में है, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल दोनों दो भागों में बट गए थे। ऑप्शन नंबर देखिए, लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे तो लाहौर अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये 31 दिसंबर मेरे भाई, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में ये तय किया गया था कि अगले साल यानी 12 बजे रात के बाद स्वतंत्रता दिवस यानी स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। हर साल 26 जनवरी, याद करिएगा, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 1930 ईस्वी में पहली स्वतंत्रता दिवस भी मनाई गई, झंडा भी फहराया गया, लेकिन झंडा का स्वरूप वर्तमान झंडा नहीं था, ये याद रखिएगा। और ये 3 रंग का झंडा था। और उसी को यादगार बनाए रखने के लिए 2 महीना पहले हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। फिर भी कांग्रेसियों की इस योगदान के लिए, भारतीयों की इस योगदान के लिए 26 जनवरी के दिन को यादगार पल बनाने के लिए मेरे मित्र क्या होता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में स्वीकार करते हैं, मनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सही आंसर इसका कलकत्ता अधिवेशन हो गया। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी मित्रा। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। इसका सही आंसर पी मित्रा है। ये प्रमथनाथ, पी मतलब प्रमथनाथ होता है, प्रथम नहीं, परमथनाथ मित्रा इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। देखिए, सब गरम दल के बात थे। इनका सीधा कहना था कि खून के बदले खून, ये अनुशीलन समिति का उद्देश्य था, खून के बदले खून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। 51 में गोदावरी नदी कौन से राज्य में नहीं बहती है? गोदावरी नदी कौन सी राज्य में नहीं बहती है? ये जान लीजिएगा कि किस राज्य में बहती है, ये महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की गंगा की बात करेगा तो गोदावरी नदी हो जाएगा बूढ़ी गंगा, या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो गोदावरी नदी हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी किस किस राज्य से बहती है? महाराष्ट्र में जाती है ना जी। त्रिमकम की पारी तेलंगाना से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और आंध्र प्रदेश देखिए पुदुचेरी है, पुदुचेरी से गुजरती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक मेरे भाई, कर्नाटक से गोदावरी नहीं गुजरती है। आइए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। कौन सा रोग चावल में पाया जाता है मेरे भाई? मेरा सोना, चावल में ब्लास्ट रोग पाया जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, किट्टू रोग या रस्ट रोग सर गेहूं में पाया जाता है। स्मरण के आधार पर बोल रहा हूं, किट्टू रोग और रस्ट रोग गेहूं में पाया जाता है। टिक्का रोग सर जानते हैं सर? टिक्का रोग मूंगफली में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है मेरा मित्र। मूंगफली उत्पादन में जो है गुजरात अग्रणी है, और मूंगफली में विटामिन ई पाया जाता है। रेड रोट जो है ना, लाल अक्षर
रोग भी बोलते हैं इसको। तो ये सर क्या होता है, गन्ना में पाया जाता है, गन्ना का पत्ता लाल हो जाता है, सड़ जाता है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आया है, कॉफी के पौधे का कौन सा भाग प्राप्त करते हैं? तो आप लोग कॉफी पीते भी हैं। तो चलिए, कॉफी को भारत में कौन लाया ये पूछेगा तो बाबा बुदन लाए थे। कौन लाए थे? बाबा बुदन। इनके सम्मान में, सॉरी माफ कीजिएगा, इनके सम्मान में कर्नाटक में एक पहाड़ी है बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है, ये जो है ना सर 61, ये बीज होता है 61, ये सही आंसर है बीज कॉफी में। और कॉफी के बारे में बात कर देते हैं कि साल में 4 साल में एक बार ये फसल होते हैं। चलिए, पत्तियों के बारे में पालक याद रखिएगा। चलिए आइए कली की बात करेंगे तो लोग, डॉक्टर वायु किसे कहते हैं? डॉक्टर वायु किसे कहते हैं? 62 नंबर। एक वायु चलती है हरमट्टन, ऑप्शन नंबर कितना है? सी। इसको डॉक्टर वायु कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई डॉक्टर वायु? जानते हैं, जब आप पसीना से तरबतर हो, एकदम 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, ये सब कहाँ संभव है? सहारा मरुस्थल जानते हैं? सहारा मरुस्थल, अरे मरुस्थल की बात करें तो कैसे नहीं जानेंगे? भारत का मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल आपका क्या है? भारत की मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है। कौन सा मरुस्थल है? देखिए, एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल गोबी, और विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। यही सहारा मरुस्थल में सर जब ये हरमट्टन नाम की वायु प्रवाह करती है, और ये किस दिशा में? तो दक्षिण पूर्वी दिशा में, तो लोग को सुकून मिलता है, आराम मिलता है डॉक्टर वायु। इसीलिए इसको कहा जाता है कितनी सूखी हुई जगह पर इस वायु का आगमन होता है। चलिए, एक चिनूक हेलीकॉप्टर भी अमेरिका ने हमको दिया है। ठीक है, तो चिनूक वायु के नाम पर रखा गया, उसका यूएसए का चिनूक है, पवन बहता है। ठीक है, और उसके सिरोको जो है इटली में बहता है सर। इटली के साथ ट्यूनेशिया एक प्रांत है, ट्यूनेशिया, माफ कीजिएगा लिखने में, ट्यूनेशिया प्रांत याद कर लीजिए, तो वहां पाया जाता है ये पवन बहते हैं। बस इतना ही। आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आइए, किस ग्रह को का द्रव्यमान सबसे कम है? भाई द्रव्यमान सबसे कम कह रहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बुध। जानते हैं, यदि इसमें शनि रहता तो आप लोग शनि मारते, लेकिन आप द्रव्यमान और घनत्व तो दोनों अलग अलग चीज है भाई साहब। द्रव्यमान का SI मात्रक केजी होता है, जबकि घनत्व का SI मात्रक क्या होता है मेरे मित्र? याद रखिएगा कि जो द्रव्यमान बटे आयतन ये होता है। घनत्व यदि पूछे तो सबसे कम घनत्व सर जानते हैं शनि का होता है। शनि की एक बात और भी है कि उसमें बले हैं, रिंग युक्त है। और शनि की एक बात ये भी याद रखिए, इसको काला से जो है ग्रह भी कह सकते हैं। शनि का इतना कम घनत्व है कि पानी में शनि को रख दीजिएगा तो पानी में डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। शनि की स्थिति ये है। बुध सबसे छोटा ग्रह भी है। शुक्र को पृथ्वी की भैगनी, बहन, बेटी, जो मौसी, जो भी कह सकते हैं शुक्र, क्योंकि पृथ्वी से समानता के आधार पर बोलते हैं। और ये सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 ही है, फोबोस डिवोस। अभी फोबोस का आप लोग के बीच फिगर आया होगा जो करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो वो फोबोस और डिवोस दोनों क्या है? ग्रह की उपग्रहों की संख्या है, चंद्रमा की संख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की रुख करते हैं। ग्रीन हिल्स की पहाड़ी निम्नलिखित में कहाँ स्थित है सर? ग्रीन हिल्स, ये देखिए 3 हिल्स आपको पूछेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 नंबर क्वेश्चन। एक पूछेगा ब्लैक हिल्स, ठीक है, ब्लू हिल्स और ग्रीन हिल्स। ये तीनों हिल्स सर अमेरिका में है। येलो स्टोन पार्क भी अमेरिका में है सर, जहाँ पे गर्म पानी निकलती है, जिसको गर्म पानी को क्या कहते हैं? गीजर कहते हैं। 84 मिनट पे निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। आपके स्क्रीन पे है 65 नंबर। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है सर? सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, सही, सब लोग सही मारे होंगे। सांची बोला, लेकिन जानते हैं सर ये स्तूप बोला, स्तूप, ठीक है। लेकिन बौद्ध मठ की बात कर लेते हैं, तो ये जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर की बात करेंगे तो एक नाम याद रखिएगा, बोरोबुदुर। बोरोबुदुर इंडोनेशिया के जावा प्रांत में, जावा प्रांत में है मेरे मित्र। जावा प्रांत में, इंडोनेशिया के जावा प्रांत में है। देखिए यहाँ सारनाथ दिया है, ज्ञान ये क्या किए? प्रवचन दिए थे, ठीक है। वैशाली खुद अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान बुद्ध आए थे। चलिए आइए नेक्स्ट 66। इसमें संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने होने चाहिए? तो इसका सही आंसर है 6 महीना। सभी को पता है 6 महीना से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। यहाँ संसद आया ना भाई मेरे, संसद के कितने देखिए संसद आया। एक चीज याद कर लीजिए, सरला 79, 80 और 81। भाई मेरे सरला याद कर लीजिए 70, ये क्या हो गया? संसद कितना? 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा
81 अनुच्छेद की बात मैंने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रुक करते हैं, जो कि 767। जरूर पूरा वीडियो देखते हुए जाइएगा, क्योंकि बिहार के सबसे बड़े टेस्ट सीरीज में ये आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, स्टैंड द्वारा आयोजित की जाती है। ये नाबार्ड किस क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्राप्त करता है? आप लोग जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में नाबार्ड क्या करता है, वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। नाबार्ड कृषि के क्षेत्र में प्राप्त करता है। ये इसका मुख्यालय सर कहाँ है नाबार्ड का? बस ग्रामीण विकास कहाँ है? कृषि के क्षेत्र में करता है। इसका मुख्यालय भी मुंबई है। इसका मुख्यालय मुंबई है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। फिर इसका विकास करने के लिए, इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पत्तियों में दिखाई देने वाले नसें किसका कार्य करते हैं? सर पत्तियों में जो नस दिखाई देता है, ये क्वेश्चन नंबर 68 को गौर से देखिए। कह रहा है कि पत्तियों में दिखाई देने वाले नसें किसका कार्य करता है? ये प्रकाश संश्लेषण का सही से आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? हाँ, ये फंसा दिया ना। आप आशा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश ऑप्शन देगा, नहीं, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नहीं देगा, ये देगा यही। तो पहले तो भाई छांट दो। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ये याद कर लीजिए। क्षेत्रफल में भारत की सबसे छोटी राज्य की बात करेगा तो गोवा सही आंसर। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य की बात करेगा तो सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या मेघालय का है, पहले ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद गोवा का है, गोवा किसमें है भाई? ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, और उसके बाद सर उसके बाद तो सिक्किम मारिएगा, ये सिक्किम मारिएगा, बस मेरा। चलिए आइए, जैविक नियंत्रणों के रूप में उपयोग नहीं की जाने वाली विधि कौन सी है? तो जैविक, देखिए जैविक खेती की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, कि दुनिया का सबसे पहला राज्य है सर, जानते हैं सिक्किम है जैविक खेती को प्राथमिकता देने वाले। 70 में देखिए ये कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें कीटनाशक का प्रयोग, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 में आ जाइए। 71 में आ जाइए। 71 क्या करता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसके संस्तुति पर किया गया था? ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, सरकारिय आयोग। सरकारिय आयोग का काम मोटे तौर पर क्या होता है? राज्य और केंद्र के बीच का मध्यस्थता को निभाना, सरकारिय आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 72, अधिकांश पत्तेदार सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले होते हैं, आप तो सब जानते हैं, अभी जस्ट चर्चा किए थे। लो आगे बढ़िए। 73 में ये कह रहा है कि साग दावा 73, हाँ, भारत संयुक्त राष्ट्र में भारत के संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य चुना गया, इसके कुल कितने अवधि हैं? ये सर जानते हैं कि 3 वर्ष के लिए चुना गया, और विशेष इसमें कुछ नहीं जानने। आइए 74 की तरफ रुख करते हैं। इसमें किसका मात्रक न्यूटन मीटर है सर? न्यूटन मीटर किसको कहते हैं? न्यूटन का मात्रक होता है बल, बल बटे ये मीटर का क्या होता है? लंबाई, बल बटे लंबाई। इसका क्या, इसको बोल सकते हैं कि फोर्स अपॉन एल। फोर्स अपॉन एल किसका होता है सर? ये आपका होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इसका सही आंसर होता है। सर कोणीय वेग का क्या हो जाता है? रेडियन, रेडियन पर सेकंड हो जाता है सर, रेडियन पर सेकंड हो जाता है। दाब क्या होता है सर? दाब देखिए बल लगाते हैं, बल बटा किसमें? क्षेत्रफल में लगाते हैं, बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन अपॉन क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। अब एक इम्पल्स बराबर क्या होता है? फोर्स लगाते हैं एफ इंटू क्या टी। ठीक है, कम समय के लिए बल लगाते हैं, ये याद रखिएगा। आवेग इम्पल्स एफ इंटू टी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे मित्र? पृष्ठ तनाव। ठीक है, टी इंटू एफ अपॉन एल। 75, सर्वप्रथम भारत रत्न किस वर्ष दिया गया सर? भारत रत्न की जब बात करेंगे तो 1954 में दिया गया था। ये 26 जनवरी 1954, 26 जनवरी 1954 एक साथ 3 व्यक्ति को दिया गया था। उसमें सबसे पहला व्यक्ति को दिया गया था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि जिनके जन्म दिवस को हम जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमन और राजगोपालाचारी, इनको दिया गया। अब ये भी जान लीजिए भारत रत्न जो भारत के सर्वोच्च सम्मान है वो अभी तक 48 लोगों को मिल चुका है, जिसमें 4 बिहारी हैं। ये भी बात जान लीजिए, बिहार एग्जाम दे रहे हैं तो बिहारी को जान लीजिए कि 4 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया। खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है, और सेना के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट 76 कह रहा महाद सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। महाद
एकदम आंख मार के। महार जानते हैं ये सर, महार जाति आप लोग को पता ही होगा। महार जाति के लिए ये आंदोलन लड़ा गया था, किया गया था 1927 में। किया गया था सर, कब किया गया था? 1927 में महाराष्ट्र में किया गया था। ये किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तालाब का पानी पीने में जो भेदभाव हो रहा था, ऊंचा नीचा का तालाब के पानी पीने में जो भेदभाव हो रहा था, उसके उन्मूलन के लिए इन्होंने ये प्रयोग किया था। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ नामक स्थान पे महार सत्याग्रह शुरू किया था, जिसमें कि शूद्रों को या छुआछूत वाले वर्गों को तालाब में पानी पीने की आजादी मिल गई। ये सफल भी रहा था अंबेडकर साहब के द्वारा। चलिए 14 अप्रैल को मनाया जाता है अम्बेडकर दिवस। हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है कि 77 सागा दाव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है सर? सागा दाव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर सिक्किम में मनाया जाता है। बात क्या है कि सीधा से समझ लीजिए कि ये कैलेंडर तिब्बती कैलेंडर को मानता है, उस आधार पर ये मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है, बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। और सिक्किम में ये नागालैंड में हॉर्नबिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है यार, हॉर्नबिल जरूर याद रखना मेरे मित्र। मेघालय जो है, मेघालय में नोंग खराई जो है त्योहार मनाया जाता है। असम साल में 3 बार बिहू असम मनाती है। और सिक्किम जो है पूर्णिमा दिवस मनाता है। सिक्किम में ये पर्व में पूर्णिमा दिवस मनाता है तिब्बती कैलेंडर के अनुसार। आइए 70 कितना नंबर क्वेश्चन है? 70 आप लोग के सामने 78 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? 324। ये आप जो इनका न्यूज देखते होंगे, लोकसभा चुनाव का न्यूज देखे और पश्चिम बंगाल को अटैच करके देखे होंगे, तो 324 के बारे में आपको जानकारी जरूर मिली होगी। भाई मेरे, इसको पोस्टमार्टम कर लो। इसके अनुसार ये कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बताता। भाई 224 के बारे में क्या बताता है जानते हैं? हाई कोर्ट का जज जो होता है दूसरे राज्य से हस्तांतरण कर सकता है शक्ति, इसके बारे में हाई कोर्ट के जज के बारे में बात करते हैं सर। जानते हैं 154 के बारे में क्या कहते हैं कि राज्य के कार्यपालिका का प्रधान इसमें नियुक्त, प्रधान शक्ति किसमें नियुक्त होता है सर? राज्यपाल में गवर्नर में नियुक्त मतलब समाहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर 79। इसमें कह रहा विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सही आंसर हो जाता है। कुल मेंबर का 1/6 मनोनीत किए जाते हैं। चलिए राज्यसभा की बात, चलिए राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है सर? राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है, ये उच्च सदन है, ठीक है, ये द्वितीय सदन है। यही तो गलत कीजिएगा आप, द्वितीय सदन है सर। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में मिलता है। ठीक है, ये 6 वर्षों के लिए आता है। 2 तिहाई, हर 2 वर्ष में क्या होता है? 2 तिहाई क्या होते हैं? इसका 1 तिहाई मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आइए राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, तो ओम बिरला है। चलिए राष्ट्रपति कोविंद जी हैं। चलिए आइए नेक्स्ट 81 सर, 81 निकाला जाए। 81 में कह रहा है कि रक्तचाप को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 81 में ऑप्शन, इसका सही आंसर जानते हैं? राल्फिया का जड़ है, राल्फिया का जड़ सही आंसर है। नहीं देगा तो कहीं कहीं सर्पगंधा देगा, तो उसको भी याद कर लीजिएगा, सर्पगंधा सही आंसर है। चलिए आइए 82 की बात करते हैं। 82 इनमें से किस मोटे अनाज नहीं है? सिंपल सी बात है, मोटे अनाज क्या है? गेहूं नहीं है। सही मारिए ना। अच्छा चलिए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। जानते हैं इसका जो है वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। और बाजरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है पेनिनएस्टेम, ठीक है, ग्लेसुकम। ठीक है, ज्वार का वैज्ञानिक नाम है सोरगम। ज्वार का वैज्ञानिक नाम है। मक्का का वैज्ञानिक नाम है जी माइज मीन्स मक्का। मक्का में क्या पाया जाता है? फाइबर पाया जाता है। आगे बढ़िए। रेडियम कौन सा खनिज में पाया जाता है सर? ये पिच ब्लेड रेडियम, ये अयस्क है सर। और किसको कहते हैं? अशुद्ध मात्रा में उसको जो निकालते हैं, उसी को मिनरल से जो अशुद्ध मात्रा में निकालते हैं उसी को और कहते हैं। ठीक है, ये पिच ब्लेड जो है उसी का भाग है। चलिए हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़िए। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य की खोपड़ी है सर, मनुष्य की खोपड़ी है ये मनुष्य की खोपड़ी में प्लेट नुमा हड्डी रहती है, जिसकी संख्या सर 8 होती है। पहली बात बता दूं कि जन्म के समय हड्डियों की संख्या 306 होता है, फिर जुड़ के ये 206 हो जाता है। जब अब मृत्यु के समय 206 हो जाता है। तो मस्तिष्क में ये खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 है।
चलिए एक मिनट सर, इसको देखा जाए, खोपड़ी में 8, फेस जो है ना 14 हड्डी है, गला में 1 हड्डी है, कान में 3 गो इधर 3 गो इधर, स्टेपिस जानते हैं सबसे छोटी हड्डी, फीमर जांग की सबसे बड़ी हड्डी, 3 गो इधर 3 गो इधर, किधर हुआ 6 हुआ, एगो 7 हुआ, और 7 8 15 हुआ, 15 14 कितना हुआ सर 29, गला से ऊपर 29 हड्डी होता है, याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धान में खैरा नामक बीमारी निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से होता है? सर 85 में देखते हैं कि जस्ता की कमी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन या नाइट्रोजनीकरण की बात करेंगे, ये सर दलहन में खास करके मटर के पौधे में होता है। चलिए ये जस्ता सही आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट आइए, 86 कहाँ है? 86 सर 86 दिखाया जाए। गुलाबी कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? ये कपास को सर गुलाबी कीट जो है नुकसान पहुंचाता है, कपास सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे बीच है 87। इसमें कह रहा है कि मोती में मौजूद प्रमुख रासायनिक तत्व। सर मोती के मतलब समुद्री मोती की बात यहाँ हो रहा है, समुद्री मोती हड्डी ये सब कुछ भी होता है, तो कैल्शियम तो होगा भाई मेरे, कैल्शियम सल्फेट होगा। कहाँ है? कैल्शियम सल्फेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट होगा, इस बात को याद कर लीजिएगा। चलिए आइए, इसलिए दूध खाइए हड्डी मजबूत होगा। चलिए धूप से किए हड्डी मजबूत होगा। चलिए 88, निम्नलिखित में कौन सा लघु उद्योग है? सर कुटीर उद्योग लघु अलग होता है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, देखिए सर रस्सी बनाने के लिए कारखाना का प्रयोग करते हैं, नहीं होगा। लोहा इस्पात कारखाना है, घर में नहीं होगा। भारी उद्योग नहीं होगा, है भी। तो फर्नीचर सर जानते हैं, कुर्सी घर में बनता है, एक आदमी भी कर सकते हैं, लघु उद्योग इसका अच्छा उदाहरण है। 89 में निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर गर्भ अवस्था में रहता है मेरा भाई? ऑप्शन देखिए इसमें 89 में ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन के हिसाब से ब्रोमीन। जानते हैं सर आप गलत करके क्या आएंगे? गलत ये करेंगे कि आपको पूछेगा कि गर्भ अवस्था में पाए जाने वाले धातु, धातु कौन सा है? तो धातु सर पारा है। गर्भ अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है सर? अधातु कौन सा है सर? तो ब्रोमीन है। क्या है सर? ब्रोमीन। ये याद रखिएगा प्लीज, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जल के शोधन के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। या अब ये जान लिए सबसे नेगेटिविटी फ्लोरीन में पाया जाता है, आयोडीन जान लेके घेंगाड़ू से बचाता है, समुद्र में पाया जाता है, और समुद्र के पानी में 10% आयोडीन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। केचुआ की कितनी आंख होती है? सर होती ही नहीं केचुए की आंख, इतना जान लीजिए, केचुए की आंख नहीं होती है। 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोई आंख नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। केचुए की कोई आंख नहीं है, पराश्रव तरंग छोड़ के अपना क्या करते हैं, यातायात का वो साधन बनाते हैं। चलिए 91 का क्वेश्चन कह रहा है कि सर ये सब आपकी जानकारी के लिए दिया गया कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? सर तो डीडीओ साहब होते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। जिला विकास पदाधिकारी कहाँ है? ऑप्शन नंबर जिला विकास पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए 92 में आ जाइए। 92 में पृथ्वी की अधिकतर वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भाई मेरे यहाँ देखिए, ये ग्लोब है, ठीक है, यहाँ विषुवत रेखा है, यहाँ विषुवत रेखा है, हाँ वो तो सर बीत गया। ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर सर वर्षों भर सूर्य लंबत होती है, सूर्य की प्रकाश पड़ती रहती है, जलवाष्प होता है, फिर यहाँ पर सर्वाधिक बारिश भी होती है और लंबे लंबे वृक्ष भी होता है। तो यदि आपको विषुवतीय क्षेत्र बोले तब भी सही आंसर होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, सॉरी भूमध्य सागरीय नहीं, विषुवत रेखा इक्वेटोरियल क्षेत्र या विषुवत क्षेत्र बोलेगा, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक बारिश भी होती है, लंबे वृक्ष भी होते हैं, सूर्य सब दिन लंबत भी होते हैं, यहाँ के लोग काला भी होते हैं। यार अफ्रीका कंटिनेंट याद रखिएगा। चलिए आइए 93 में कह रहा मच्छर भगाने की दवा को क्या कहा जाता है? मच्छर भगाने की दवा याद कर लीजिए, एलिथ्रीन मच्छर भगाने की दवा है, एलिथ्रीन। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 94 का रहा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभी मैंने जस्ट चर्चा किया, क्वेश्चन लगता रिपीट किया गया। सी नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन में, बोला ना सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, इस पे हाइड्रोजन बम जो है क्या होता है, इसी क्रिया पे काम करती है। चलिए नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करती है। चलिए रामनाथ गोयनका अवार्ड, चलिए ये बात जान लीजिए कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता में दिया जाता है सर, रामनाथ गोयनका अवार्ड, इसको 1 लाख रुपया मिलता है। सर माफ कीजिएगा, आगे मैथ का क्वेश्चन है, करवाएंगे? ठीक है, तो
आप इसको रिवीजन कर लीजिए, स्पीड है तो कम स्पीड करके देख लीजिए, और यदि ज्यादा धीरे चल रहा है तो उसको ज्यादा स्पीड करके देख लीजिए। लेकिन एग्जाम से पहले सभी सेट को गंभीरता से जरूर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि इतिहास रहा है कि बिहार में होने वाले ये इस बार जो रिजल्ट एसआई का आया वो भी इसका साक्षी है कि अधिकांश प्रश्न आपके इस सेट और सॉल्यूशन से मिलते हैं। और फिर अगले सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।